नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। 50 सालों से इंडिया गेट के नीचे जल रही अमर जवान ज्योति अब वहां नहीं जलेगी। अब यह ज्योति राष्ट्रीय समर स्मारक में जलेगी, जो कि आज़ाद भारत के तमाम सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का स्मारक है। लेकिन इंडिया गेट के बीचों बीच जल रही अमर जवान ज्योति क्या थी, यह जानना महत्वपूर्ण है। यह दो सियासी दलों की धींगा-मुश्ती का प्रतीक नहीं है। यह खबरिया चैनलों के दैनंदिन कुकुरझांझों का प्रतीक भी नहीं है। अमर जवान ज्योति हिंदुस्तान के ज्ञात इतिहास में हासिल की गई सबसे बड़ी युद्ध विजय का उद्घोष था। यह हिंदुस्तानी शौर्य की सबसे बुलंद मुनादी थी। इसमें करीब 1 लाख पाकिस्तानियों का हथियारबंद आत्मसमर्पण था। एक नए देश का उद्गम था। जब तक हिंदुस्तान का अस्तित्व रहेगा, तब तक इस शौर्य की गाथाएं अस्तित्व में रहेंगी। ये धन्यवाद देने का समय है और देश को बधाई देने का समय है। जिन्होंने लड़ा, चाहे जान बलिदान की, चाहे दूसरी कुर्बानी की, जिन्होंने दूसरे काम हाथ में उठाए, या जिन्होंने, हमारे गरीब भाइयों ने अपना वेतन इस समय नहीं बढ़ने दिया और कहा इसको हम जब काम पूरा होगा तब लेंगे। इन सब की कुर्बानी ने इस देश को शक्ति दी। इन सब की इस भावना ने हमको एक नई जान दी। इन सब को हम बधाई देते हैं, इन सब को हम धन्यवाद देते हैं और इन सब से हम और बहुत आशाएं भी रखते हैं। आज लड़ाई चल रही है कि अमर जवान ज्योति अपनी पुरानी जगह पर जले, नई जगह पर जले, या फिर दोनों जगहों पर जले। यह लड़ाई मोदी सरकार और कुछ विपक्षी दलों के बीच चल रही है। साथ में मोदी सरकार के अनुयायी घोघा बसंत चैनलों पर भी चल रही है। इसे देखने का एक तीसरा नजरिया भी है और इस नजरिए को दर्ज करने के कई खतरे भी हैं। फिर भी इसे कहना जरूरी है। यह पर्यावरणीय नजरिया है। दुर्भाग्य से ज्योति जलाने की इस लड़ाई में हर तरफ के लोगों ने अपने दिमाग की पर्यावरणीय खिड़की को पूरी तरह से बंद कर रखा है। अमर जवान ज्योति या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलने वाली ज्योति, या फिर इसी तरह महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर चलने वाली अखंड ज्योति, इन सबको अनंत काल तक जलाए नहीं रखा जा सकता। यह समझदारी भी नहीं है। आज हमारे देश और दुनिया के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई पारिस्थितिकी का संकट यथार्थ बन चुका है। मैं ऐसे तमाम गांधीवादियों को जानता हूं जो गांधी समाधि पर जलने वाली अखंड ज्योति पर व्यय हो रहे अथाह ईंधन को गांधीवादी मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। यही तर्क अमर जवान ज्योति पर भी लागू होता है। जिस जीवाश्म ईंधन से यह ज्योति जलाई जा रही है, उसकी मात्रा दुनिया में बहुत सीमित है। एक दिन यह खत्म हो जाएगा। इसे बचाना जरूरी है। जीवाश्म ईंधन का दूसरा खतरा है इससे पैदा होने वाली गर्मी और इसका कार्बन फुटप्रिंट, जो हमारे वातावरण को लगातार जहरीला करता रहता है। इसे कम करना सरकारों की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। खुद मोदी जी भी कह चुके हैं 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। यहां लोग सवाल उठा सकते हैं कि महात्मा गांधी या फिर देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों को देश अपनी कृतज्ञता कैसे अर्पित करेगा। इसका एक तरीका जानकारों ने सुझाया है कि अग्नि की प्रतीक कोई प्रतिमा इसकी जगह पर स्थापित की जा सकती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सैनिकों के शौर्य का प्रतीक एक राइफल और उसके ऊपर मौजूद सैनिक की हेलमेट इंडिया गेट पर है। अंततः यह सिद्ध बात है कि किसी भी महान आत्मा के प्रति सम्मान का प्रदर्शन लोग करते हैं, लोगों के मन में बसी हुई आस्था करती है। बाकी चीजें इसका साधन मात्र हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे भगवान की आस्था के साथ दिया बत्ती, घंटी, घड़ियाल, पिंडदान आदि कर्मकांड जुड़े हैं। जलती हुई अग्नि भी इसका साधन हो सकती है और उसके स्थान पर अग्नि की प्रतीक प्रतिमा भी। इस तरह के प्रगतिशील कदम से हम न सिर्फ अपने देश और अपने समाज को बल्कि वैश्विक समाज को भी बेहतर संदेश दे सकते हैं, पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। अब हम आते हैं अमर जवान ज्योति से जुड़े विवाद के दूसरे पक्ष पर। सवाल है कि मौजूदा सरकार यह सब किस नीयत से कर रही है। एक बात तो साफ है कि पर्यावरण की चिंता उसके विचार में दूर दूर तक नहीं है। इसलिए यह बात 100% दावे से कही जा सकती है कि मोदी सरकार के हालिया कुछ फैसले अच्छी नीयत से नहीं लिए गए हैं। राजनीतिक विद्वेष और कुंठा इसकी जड़ में है।
आगे हम 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस और अमर जवान ज्योति से जुड़े कुछ ऐसी घटनाओं की बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि देश में चीजें किस दिशा में चल रही हैं और उसके पीछे नीयत क्या है। सारा मसला नीयत का है। नीयत के विस्तार में जाने से पहले आप ये जानिए कि हुड़कचुल्लुओं ने कैसे अपनी जाहिलियत में अमर जवान ज्योति की चीरफाड़ की। आप क्या कह रहे थे गुलामों के प्रतीक है? 370 गुलामी का प्रतीक है और अंग्रेज रोड को बदल दे रहा है क्योंकि वो गुलामी का प्रतीक है। अखंड जोत से जोत चलानी है क्योंकि वो शौर्य का प्रतीक है। क्या अंग्रेजों से लड़ने वाले जवानों को हम भुला देंगे? जो असल में ये वही इंडिया गेट है जो हमारी आजादी की नहीं बल्कि हमारी गुलामी की याद दिलाता है। और अब समय आ गया है कि भारत के लोग अपनी गुलामी की परछाई से निकलकर अपनी शौर्य गाथा अपनी भाषा में स्वयं लिखें। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। पाठशाला में वॉर मेमोरियल अंग्रेजों का चाहिए या भारतीय? ये इनकी समझदारी है। अगर इंडिया गेट गुलामी का प्रतीक है तो फिर इस देश का राष्ट्रपति भवन क्या है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक क्या है, पूरा लटियन दिल्ली क्या है, इस देश का रेलवे सिस्टम क्या है, हावड़ा ब्रिज क्या है। इंडिया गेट पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए हिंदुस्तानियों का स्मारक है। वो भी इसी देश के लोग थे जिन्होंने कुर्बानी दी थी। अगर वो गुलामी के प्रतीक थे तो फिर अंग्रेजी राज में कमीशन प्राप्त फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जैसे शानदार जनरलों को भी आप अंग्रेजी राज का मुलाजिम या गुलामी का प्रतीक कहकर खारिज कर सकते हैं। दरअसल यह इतिहास को, उसकी घटनाओं को देखने का एक अनपढ़ और जाहिल तरीका है। भारत के इतिहास को देखने का नजरिया थोड़ा अलग रखना होगा। साम्राज्यवाद, राजशाही या फिर उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने किसी को युद्ध अपराधी घोषित कर सजा नहीं दी। अंग्रेजों से मिली सेना ही भारत की सेना बनी, अंग्रेजों की नौकरशाही ही भारत की नौकरशाही बनी, क्योंकि भारत ने कमोबेश अहिंसा और सिविल नाफरमानी के जरिए आज़ादी हासिल की थी। हथियार के दम पर नहीं। उसने आज़ादी के बाद अपने लोगों के खिलाफ उस तरह से मोर्चा नहीं खोला जैसे रूसी क्रांति के बाद रूस में हुआ या दुनिया के दीगर मुल्कों में लोगों को सजाएं दी गई। एक होता है सृजन का रास्ता, दूसरा विध्वंस का। आज़ादी के वक्त भारत ने सृजन का रास्ता चुना था। उसने अंग्रेजी दौर की सड़कों, भवनों के नाम बदलकर उसे हिंदुस्तानी धारा में मिला लिया, उससे नेस्तनाबूद नहीं किया। आज 70 साल बाद भारत विध्वंस के रास्ते पर चल पड़ा है। इसे आप उसी इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जाती सड़क के जरिए समझ सकते हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत वो ऐतिहासिक इमारतें गिराई जा रही हैं जो आज़ाद भारत की यात्रा का हिस्सा थे। इनका कोई औपनिवेशिक या अंग्रेजी राज से लेना देना नहीं था, लेकिन इन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। इनमें से एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। यह 1960 में बना। अनूठी कलात्मकता से बना यह भवन भारतीय सभ्यता की 5000 सालों की यात्रा का दस्तावेज था। यहाँ हजारों साल पुरानी तमाम दुर्लभ वस्तुएं मौजूद थी। यह किसी अंग्रेज ने नहीं बल्कि भारत सरकार ने बनवाया था, भारतीयों के लिए बनवाया था। लेकिन नीयत जब विध्वंस की हो तब ये बातें मायने नहीं रखती। इसी तरह राष्ट्रीय अभिलेखागार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, विज्ञान भवन, जवाहर भवन, शास्त्री भवन, कृषि भवन आदि तमाम इमारतें ध्वस्त की जा रही हैं। ये आज़ाद भारत की विरासत थी। रचनात्मक आदमी इन भवनों को संरक्षित करने की सोचता, उनके साथ अपना कुछ नया रचने की कोशिश करता। लेकिन व्यक्ति अगर घृणा और विध्वंस से प्रेरित हो तो इस तरह का दिवालियापन दिखता है। मौजूदा सरकार की यह घृणा प्रेरित सोच हाल की कुछ अन्य घटनाओं से भी सामने आता है। मसलन इसी इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाले राजपथ पर हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है। इस परेड में पूरे हिंदुस्तान की विविध रंगी झांकी मौजूद होती है। इसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। राजपथ पर एक दिन के लिए पूरा भारत उतर आता है, लेकिन इस बार आपको अधूरा भारत मिलेगा। अव्वल तो यह परेड राष्ट्रपति भवन से चलकर लाल किले तक जाती थी। रास्ते भर आम और खास इसका लुत्फ उठाते थे। लेकिन अब यह परेड सिर्फ इंडिया गेट तक जाएगी। 2.5 किलोमीटर में मामला समाप्त। इस बार की परेड से तमिलनाडु, केरल, बंगाल और उड़ीसा की झांकियों को बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये सभी गैर हिंदी भाषी राज्य हैं और ये सब गैर भाजपा शासित राज्य भी हैं। विडंबना देखिए कि यह सब उस साल में हो रहा है जब देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां वर्ष। तकाजा तो ये था कि इस विशेष वर्ष में भारत का कोना कोना राजपथ पर आता। क्या अच्छी नीयत का व्यक्ति इस तरह के काम कर सकता है? जवाब आप जानते हैं। इसी तरह सेना की बीटिंग रिट्रीट से इस बार गांधी जी की प्रिय धुन अबाइड विद मी को भी हटा दिया गया है।
हर साल 29 जनवरी को सेना के बीटिंग रिट्रीट में इसे बजाया जाता था। इसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक रूप से समापन हो जाता था। 1950 से यह धुन हर साल गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा रहती थी। पहली बार इसे 2020 में हटाया गया था। काफ़ी विरोध के बाद 2021 में इसे शामिल किया गया। अब एक बार फिर से इसे हटा दिया गया है। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में हमें नहीं पता कि यह बीटिंग रिट्रीट का हिस्सा है या नहीं, लेकिन जवान पहली बार इस तरह के फिल्मी गानों पर रियाज करते हुए दिखे। अगर फिल्मी गानों की एंट्री हो ही गई है तो फिर भोजपुरी गानों से क्या दिक्कत है। भोजपुरी वालों की तरफ से एक गाना मैं प्रस्तावित करता हूं बीटिंग रिट्रीट के लिए। कैसे बनी हो रमा, कैसे बनी फुलर बिना चटनी, कैसे बनी फुलर बिना चटनी, कैसे बनी। आप कल्पना कीजिए कि जवान फुलौड़ी बिना चटनी पर थिरकते हुए कैसे बीटिंग रिट्रीट को अंजाम देंगे। दिलकश नज़ारा होगा। जो चल रहा है उसके बारे में बस यही कहा जा सकता है कि अपनी लकीर को लंबा नहीं खींचा जा रहा है, दूसरे की खींची हुई लकीर को मिटाया जा रहा है। राजपथ को मिटाया जा रहा है, ऐतिहासिक इमारतों को मिटाया जा रहा है, अमर जवान ज्योति को मिटाया जा रहा है, गणतंत्र दिवस में राज्यों की सहभागिता को मिटाया जा रहा है। और यह सब आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है। अंत में 1000 बात की एक बात, मैंने जानबूझकर 100 बात की एक बात नहीं बोला, क्योंकि उस पर किशोर अजवानी का कॉपीराइट है। 100 बात की एक बात। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का वक्त। 100 बात की एक बात का वक्त। 100 बात की एक बात का। तो 1000 बात की एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह पितृहंता देश है। इसने पैदा होते ही अपने बाप को गोली मार दी थी, अपने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी थी। फिर भी हम भाग्यशाली थे कि उस वक्त इसकी बाकी संतानें इतनी निर्लज्ज, नालायक और हत्यारी नहीं थी। इसलिए 70 साल मजे में कट गए। आज हालात बदल चुके हैं। उस हत्यारे की समर्थक विचारधारा आज सत्ता में है। उसकी सोच से सहमति रखने वाले पूजे जा रहे हैं। उसके मकसद को अंजाम देने वाली पूरी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। जो अपने बाप की हत्या कर चुका है वह छोटी मोटी चीज़ों की परवाह क्यों करेगा। पितृहंता देश में सर्कस जारी है। अपना अपना टिकट कटा लीजिए। नाथूराम गोडसे अमर रहे। महात्मा नाथूराम गोडसे अमर रहे। आज तक पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड पर रविवार रात 10 बजे श्वेता सिंह ने एक पूरा शो किया। विशेषण के ऊपर विशेषण और फिर उस विशेषण के ऊपर एक और विशेषण सजाकर जो बातें कही गई उसका लबेलुआब ये कि गणतंत्र दिवस इस देश के जनगण यानी लोगों का उत्सव नहीं है, बल्कि कोई मिलिट्री परेड है। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्द इन वीरों को समर्पित है। ये शक्ति प्रदर्शन है। सशक्त बनते, उन्नत होते, आत्मनिर्भर होते भारत का। जो अहम चीजें हैं वो ये कि किस तरीके से हमारी सेनाओं में परिवर्तन आया है, किस तरीके से 1950 के दशक में वो वर्दी पहना करते थे और आज के दौर में जो नई डिजिटल वर्दी है वो किस तरह की दिखती है। ये सारी चीजें आपको गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएंगी। गणतंत्र दिवस का मर्म जानिए, वरना आज तक जैसे घोघा बसंतों को देखकर आपको लगेगा कि 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाला आयोजन सिर्फ सेना का आयोजन है। यह धारणा खबरिया चैनलों की जहालत से पैदा हुई है। 26 जनवरी की परेड इस देश के जनतंत्र का उत्सव है। यह भारत के संविधान का उत्सव है। यह उत्सव है भारत की 135 करोड़ जनता का। इस उत्सव के भागीदार इस देश के किसान, व्यापारी, मजदूर, सैनिक, सिपाही, कलाकार, महिला, पुरुष, गरजिए कि वो सारे लोग जिनका रत्ती भर भी योगदान है इस देश के निर्माण में। लेकिन हुड़कचुल्लुओं ने इसे ऐसा बना दिया है मानो यह सिर्फ सेना की परेड है। एक तरफ यह सब हो रहा था तो दूसरी तरफ हुड़कचुल्लुओं के संसार में कुछ और कलाकारियां भी चल रही थी। एक है एंकर सुशांत सिन्हा। इसने शो तो अमर जवान ज्योति पर शुरू किया था, लेकिन गाड़ी जब तक अयोध्या और राम मंदिर पर न जाए तब तक हिंदू मुसलमान का जायका कहाँ से मिलेगा।
विशंबर दयाल जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम को वहाँ 100 साल पूज लीजिए, उसके बाद जब भव्य राम मंदिर बने तो वहाँ शिफ्ट नहीं कीजिएगा। इनसे बचकर निकले तो इनके चैनल की मोहतरमा से भेंट हो गई। नाम नाविका कुमार। इनके लिए बस एक ही लाइन अर्ज है, छाप तिलक ना लाज शर्म सब छोड़ी रे तो से नैना मिलाए के। एक तरफ सफेद झंडा लहराते योगी जी, दूसरी तरफ हरी झंडी बनकर खुद लहरा रही नाविका कुमार। देखिए। खबर है कि योगी जी के हाथों योगी जी के प्रचार की गाड़ी रवाना करवाने के बाद नाविका कुमार अपनी आने वाली किताब लिखने बैठ गई हैं। इसका शीर्षक है सत्ता के खिलाफ मेरी पत्रकारीय संघर्ष की यात्रा। नाविका कुमार का कारवां यही नहीं थमा। मोदी योगी के सामने तो आपने इनका एक भी याद रखने लायक सवाल नहीं सुना होगा, लेकिन सामने अगर ओवैसी हो तब इनका जोश 7वें आसमान पर होता है। शरिया कानून बेहतर है या भारत का संविधान? संविधान शरीयत पर अमल करने की इजाजत देता है, तो इसलिए कहूं संविधान। मुझे मालूम था आप ये सवाल करने वाले हैं, इसलिए मैंने संविधान कहा। भारत माता की जय या अल्लाहू अकबर? जय हिंद। भारत माता नहीं कहेंगे। अव्वल तो एक पत्रकार का यह सवाल कैसा है, दूसरी बात इनकी हैसियत नहीं है कि भाजपा के किसी टुटपुजिए नेता से भी यह सवाल कर लें कि जय श्री राम या फिर जय हिंद। ये चकल्लस क्या कम थी कि दूसरी ओर न्यूज़ 18 इंडिया पर अमीश देवगन कौवा उड़ कबूतर उड़ खेलने लगा। एक तरफ तो बात हो चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, कौवा उड़, कोयल उड़, बतख उड़, चील उड़। दरअसल ये सिर्फ उंगली नहीं उड़ा रहा था, थोड़ा थोड़ा खुद भी उड़ रहा था। अब आप असली वाला सुन लीजिए। एक तरफ तो बात होगी ठाकुर की, बात होगी ब्राह्मण की, बात होगी सैनिक की, बात होगी मौर्य की, बात होगी ओबीसी की, बात होगी जाट की, बात होगी गुजर की, बात होगी दलित की, लेकिन एक तरफ बात होगी सिर्फ मुसलमान की। इस राजनीतिक मूर्खता के साथ अगर कोई राजनीति पर बहस करे तो उसे संटी वाले मास्टर के पास 5वीं की कक्षा अटेंड करने के लिए भेज दिया जाना चाहिए। मुसलमान इस देश में बेसब्री से अपना सियासी प्रतिनिधित्व तलाश रहा है। एक पार्टी है जिसका अमीश देवगन दिन रात चारण वंदन करते रहते हैं, वह तो एक भी मुसलमान को टिकट तक नहीं देती। दूसरी बात, मुसलमान जातियों में बंटकर मतदान नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर जातियाँ हिंदुओं की तरह गहरी, उतनी अपमानजनक और उतनी भेदभाव भरी नहीं हैं। पर इसके लिए सेकुलरिस्ट कैसे दोषी हो गए रे भाई। खैर, इस कूड़ मगज को यहीं पर छोड़कर अब हम आगे बढ़ते हैं। आने वाले 1 महीने के दौरान न्यूज़ लॉन्ड्री की पूरी टीम 5 राज्यों का चुनाव कवर करने के लिए ग्राउंड पर होगी। मैं खुद भी कुछ राज्यों के दौरे पर जाऊंगा। जैसा मैं आपसे बार बार कहता हूं कि न्यूज़ लॉन्ड्री कोई विज्ञापन नहीं लेता। 5 राज्यों के चुनाव से जुड़ा हमारा इस बार का एनएल सेना प्रोजेक्ट इसी पर है। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको एनएल सेना प्रोजेक्ट का लिंक मिलेगा। यहाँ बॉटम पर भी आप हमारा यह लिंक देख सकते हैं। तो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने में योगदान दीजिए, ताकि मैं और मेरे साथी ग्राउंड पर आपके लिए वो खबरें और विश्लेषण ला सकें जिनका सरोकार जनहित से है, और तभी आप कह पाएंगे मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया से है। यह रिपोर्ट कश्मीर से है, जहां बीते हफ्ते श्रीनगर में मौजूद प्रेस क्लब पर अनधिकारिक कब्जे की खबर सामने आई। आरोप है कि पत्रकारों का एक समूह हथियारबंद जवानों के साथ प्रेस क्लब पहुंचा और उसके बाद क्लब की बिल्डिंग और परिसर पर तालाबंदी कर दी गई। इस अवैध कब्जे के पीछे आरोपी गुट के ऊपर सरकारी वरदहस्त का आरोप भी लग रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने के बाद कश्मीर प्रेस क्लब पर जबरन कब्जा कर ताला लगा दिया गया। रविवार को किसी भी पत्रकार को प्रेस क्लब के परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली। शनिवार को पत्रकारों का एक गुट सुरक्षा बलों के साथ प्रेस क्लब पहुंचा और उसका मैनेजमेंट अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया। हमें आपका, मेरा, सबका समर्थन हासिल है। चुनाव में देरी होने के कारण हमने प्रेस क्लब के रोज के कामकाज को अपने हाथ में ले लिया है। हमें समय दीजिए और हम क्लब के लिए सब कुछ करेंगे। आप इसका हिस्सा हैं, बताइए है या नहीं? पार्ट ऑफ अस यार, आप बताओ ना, आप हमारे साथ नहीं हो? मैं तो नहीं।
आज नहीं हो। It appeared like the group of journalists. ऐसा लगा जैसे वो प्रेस क्लब के अहाते में काफी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ उतर आए हों। ये राज्य सरकार के समर्थन से किया गया कब्जा है, एक बड़े हमले का हिस्सा है। अगले हफ्ते से टिप्पणी कुछ दिनों के लिए स्थगित रहेगी, क्योंकि मैं चुनाव कवर करने के लिए ग्राउंड पर रहूंगा। ग्राउंड से ही हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट को सहयोग दीजिए ताकि हम और हमारे रिपोर्टर ग्राउंड से आप तक खबरें पहुंचाते रहें। नमस्कार।